Hello everyone. This is my last lecture of Unit First, National Income and Related Aggregate. In this lecture, I will make you understood about some worthy topics of national income. Those who haven't still subscribe and share, please go through it. Now, here we go. Firstly, we will discuss about difference between market price and factor cost. See, firstly, if we talk about market price, it includes taxes that goes to government on top of actual product cost. Normally, it is called as MRP or MSRP. Market price is the user has to pay to buy the product or service. ये इसका मीनिंग है मार्केट प्राइस का. और फैक्टर कॉस्ट का है, फैक्टर कॉस्ट इज ऑल ऑफ द कॉस्ट दैट गोज टू मेक अ प्रोडक्ट और प्रोवाइड अ सर्विस. अगर मैं आपको इसको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में ये डिफरेंस होता है कि जब आप बात करें किसी रॉ मटेरियल को यूज़ करके आपने उससे फिनिश्ड गुड बनाया, वो फाइनल गुड बन चुका है. अभी जब सिर्फ उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्लूड हुई है तो वो होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, लेकिन जब वो गुड बेचने के लिए मार्केट में आता है तो उसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस भी इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है, उसे बोलते हैं हम मार्केट प्राइस. ठीक है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू एड इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड सब्सिडी, और यहाँ लिखा है एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड सब्सिडी. ठीक, तो सिंपल टर्म्स में समझ में आ गया होगा कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होते हैं और फैक्टर कॉस्ट में एक्सक्लूड होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस अगर हम समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है. ये जो मैं आपको आज टॉपिक पढ़ा रही हूँ कि इनसे एक आध क्वेश्चन तो आता ही आता है आपके एग्जाम्स में. ठीक है, तो अब देखो, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. एक एक्चुअल प्राइस जो डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट बताते हो एक ईयर में, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. और कांस्टेंट प्राइस का होता है इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड एट सम बेस ईयर. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को चेक करने के लिए एक प्राइस डिसाइड किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम बेस ईयर प्राइस. ठीक है, इसीलिए हम इसको ट्रू इंडिकेटर भी बोलते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन को मेज़र करने में हमारी हेल्प करता है. ये ट्रू इंडिकेटर है लेकिन इसको हम ट्रू इंडिकेटर नहीं मानते. ठीक है, उसके बाद इट इज़ नॉट सुटेबल अमाउंट फॉर कंपेयरिंग नेशनल इनकम डिफरेंट ईयर. ये सूटेबल नहीं है. जब ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है तो सूटेबल भी नहीं होगा. और आपका जो कांस्टेंट प्राइस है वो ट्रू इंडिकेटर है, तो इसलिए क्या होगा, ये आपका एयर जो आपके एयर्स हैं नेशनल इनकम के उनको भी कंपेयर कर सकता है. इसको कांस्टेंट प्राइस को हम रियल इनकम के नाम से भी जानते हैं और करंट प्राइस को हम मॉनेटरी इनकम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, या आप डिफरेंस को स्क्रीनशॉट ले लेना और तैयार कर लेना. ठीक है, now we are moving through the next topic, difference between real GDP and nominal GDP. रियल जीडीपी के मीनिंग की बात करें तो रियल जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन पीरियड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द जनरल प्राइस लेवल. जनरल प्राइस लेवल टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द जनरल प्राइस लेवल. इसका मीनिंग ये हुआ कि जनरल प्राइस के अकॉर्डिंग जो आपका गुड्स आपने प्रोड्यूस किए हैं उनका जो वैल्यू है एक्चुअल में कितनी है, तो ये क्या किस में एक्सप्रेस होते हैं, बेस ईयर में. ठीक है, और कांस्टेंट प्राइस जो भी हमने पढ़ा था, कौन सा वाला, ये वाला कांस्टेंट प्राइस बेस प्राइस. ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट प्राइस पे बेस होता है. तो क्या होगा, गुड इंडिकेटर. अभी हमने पढ़ा था ना, इट इज़ अ ट्रू इंडिकेटर, तो ये भी क्या होगा, ट्रू इंडिकेटर होगा.
ठीक है। कंपैरिजन ऑफ 2 ईयर्स कैन बी डन ईजिली, 2 ईयर्स को ईजिली कंपेयर कर सकता है। देखो एक से दूसरे का रेट है, इसको रियल जीडीपी हमने डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। और अभी इससे पहले मैंने आपको कौन सा पढ़ाया था, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, उसमें मैंने आपको बताया था इसे रियल इनकम के नाम से भी जानते हैं। मैंने बताया था आप कंपेयर कर सकते हो, मैंने बताया था ट्रू इंडिकेटर है, मैंने बताया था बेस ईयर पे बात करता है। तो जो इसके पॉइंट्स हैं वही उसके पॉइंट भी तो हो जाएंगे। तो देखो सेम है, ट्रू बेस ईयर पे बात करता है, लोअर वैल्यू दिखाता है, 2 ईयर को कंपेयर करता है, गुड इंडिकेटर है। समझ में आ गया होगा, है ना। अब नॉमिनल की बात करते हैं। नॉमिनल मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनी फ्लो और रियल फ्लो में जब डिफरेंस बताया था, मैंने आपको बताया था कि मनी फ्लो को हम नॉमिनल के नाम से भी जानते हैं और रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो बताया था ना। तो वही पॉइंट अब यहाँ पे हम देख रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन पीरियड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू जनरल प्राइस लेवल। अब देखो वापस हम अपने पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप ये वाला पॉइंट देखिए, कौन सा, करंट प्राइस वाला। मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी इनकम के नाम से भी इसे जानते हैं, जहाँ वहाँ नॉमिनल हो गया। अब मॉनेटरी की बात की जा रही है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस नॉट अ ट्रू इंडिकेटर पढ़ा था, और इस 2 ईयर के लिए सूटेबल नहीं होता। तो यही सारे पॉइंट्स अब हम वहाँ पे पढ़ेंगे। देखो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन करंट ईयर, प्राइस की ही सिर्फ बात कर सकता है ये, हाइयर वैल्यू दिखाता है, क्वार्टर्स को कंपेयर कर सकता है ओनली, 2 ईयर्स को नहीं। इट कैन नॉट बी एनालाइज्ड ईजिली, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये। तो पॉइंट समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, ठीक है, उसी से रिलेट कर रहा है ये भी, ठीक। अब जो आपका वर्दी पॉइंट है वो है प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। आपको ये फॉर्मूला समझाने के लिए मैंने एक इमेजिनरी एग्जांपल लिया है। जैसे मानो रियल जीडीपी 400 है, नॉमिनल जीडीपी 450 है, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। नॉमिनल की वैल्यू, रियल की वैल्यू 400, और ये आपने पुट कर दी, नॉमिनल की वैल्यू 450 पुट कर दी इंटू 100। आप जब इसको क्रॉस आउट करोगे, कैंसिल करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू 112.5, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ ग्रीन जीएनपी। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा भरा। तो इसका मीनिंग समझिए, व्हेन जीएनपी इज़ एन इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट, इट इज़ नोन एज टू बी ग्रीन जीएनपी। कि जब आप अपना जीएनपी, आपका जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, आप उसको इंक्रीज़ कर रहे हो, लेकिन उसके डेवलपमेंट के साथ साथ आप अपने इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं कर रहे हो, उसको भी आप प्रमोट कर रहे हो, आप कह सकते हो ये इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो उसको बोला जाता है ग्रीन जीएनपी। अब एक वर्दी पॉइंट जिससे क्वेश्चन आया था इस बार भी 2019 में, कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नैलिटी। देखो अब ध्यान से समझना, एक्सटर्नैलिटी मीन्स आप एक्सटर्नल पढ़ोगे कि एक्सटर्नल बाहरी प्रभाव, तो आप सोचोगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मोस्टली इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, तो माइंड में ज़्यादातर यही क्लिक करेगा। बाहरी प्रभाव तो है, लेकिन ये कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा है, ये आपकी इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें लिखा है वाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज देयर आर अदर बेनिफिट्स और हार्म्स टू द सोसाइटी अराइजिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, देयर आर सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। कि आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ अराइज होती हैं, जो आपकी एक्सटर्नैलिटी हैं और अराइज होती हैं, वो 2 टाइप की होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती क्या है समझो। व्हेन द कंजप्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ गुड कॉजेज अ बेनिफिट टू अ थर्ड पार्टी इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं, व्हेन यू कंज्यूम एजुकेशन यू गेट अ प्राइवेट बेनिफिट, बट देयर आर ऑल्सो बेनिफिट्स टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। मानो आज आप एजुकेशन ले रहे हो,
ठीक है। और कल को आप फ्यूचर में आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, तो कल को आप अपने देश के लिए कमाओगे। देश के लिए कैसे कमाओगे? जब आपकी इनकम आएगी तो नेशनल इनकम में भी तो इंक्लूड होगी, आप उसमें टैक्सेस भी तो कुछ पे करोगे। तो इसके थ्रू क्या हुआ, थर्ड पार्टी को आपने इनडायरेक्टली क्या की, हेल्प की। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का समझाती हूँ। जैसे मानो आपकी तबीयत अच्छी है, आप परफेक्ट हो, आप जॉब पे जा सकते हो। आप जॉब पे गए तो आपने इनकम अर्न की। इनकम अर्न की तो वो इनकम कैलकुलेट कहाँ होगी, नेशनल इनकम में। और नेशनल इनकम में अगर आपकी इनकम इंक्लूड होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जीडीपी भी इम्प्रूव होगा। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जीडीपी भी ग्रोथ आएगा। क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था, हर किसी के पास नौकरी है, हर किसी के पास काम है, कोई भी इंसान बेरोजगार नहीं है, तो अर्थव्यवस्था हमारी ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी। तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। इन द सेम मैनर वाइस वर्सा, अगर हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात करें तो अगर मानो कोई पर्सन बीमार है, वो काम पे नहीं जा पा रहा है, तो अगर प्राइवेट पर्सन होगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, और जब सैलरी नहीं मिली तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, और नहीं हुआ तो वो बेरोजगार होने लगेगा। या कुछ टाइम बाद वो अगर ज़्यादा लंबे समय तक बीमार है तो बेरोजगार भी हो जाएगा। बेरोजगार हुआ तो उसके बाद जीडीपी धीरे धीरे करके डिक्रीज़ होगी। ये तो मैं सिर्फ आपको एक पर्सन का एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत बेरोजगार हैं, और जिनके कारण आज आपको दिख रहा होगा। इसमें आपके लिए मैं एक नेक्स्ट लेक्चर तैयार करूँगी कि कोरोना के चलते आजकल बहुत बेरोजगारी बढ़ चुकी है, आपकी जीडीपी बहुत डाउनफॉल हो चुकी है। वो डिस्कस हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ कि जो कोरोना के चलते इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे देश को, हमारे देश में अर्थव्यवस्था बहुत ही डामाडोल हो चुकी है, और आप कह सकते हो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इन सब का कारण है, ये जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है वो उसी सब का कारण है। आप कह सकते हो यहाँ पे जैसे सिगरेट स्मोकिंग, यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए हैं मैंने, विच कैन क्रिएट पैसिव स्मोकिंग, नॉइज़ पॉल्यूशन, की एक थर्ड पार्टी को भी इसके कारण नुकसान होता है। तो ये सब कुछ क्या था, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का कारण। आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है, एक्सटर्नैलिटी एक बाहरी प्रभाव दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारता है, हमारे लिए अच्छा फीडबैक है। नेगेटिव अर्थव्यवस्था को ख़राब करता है, हमारे लिए बुरा प्रभाव है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है। ठीक है। आई होप आप सभी को सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू एवरीवन। इसके बाद हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, मनी एंड बैंकिंग। ओके, थैंक यू।